आज हम संस्कृत के लेक्चर में देख रहे हैं षष्ठः पाठ युगमाला। सुभाषित माला है जो कंठस्थी करना था, मतलब जो बाहर भी करनी है हमको, बिकॉज ये दो लाइन सब पूछ जाती है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। फिर इसका भाषांतर, फिर इसका अन्वय पूरक, जो हर एक सुभाषित के नीचे लिखा हुआ होता है, उसका संधि विग्रह करने के बाद मतलब एक सेंटेंस में फ्रेम करकर उसको लिखते हैं। उस सुभाषित को उसको बोलते हैं अन्वय पूरक। वो भी पूछते हैं तो हमको वो सब बाहर करने, बिकॉज वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इजी होता है। अगर आप वो 2 लाइन सुभाषित बाहर कर सकते हो तो जो नीचे वाला होता है अन्वय पूरक, वो तो उससे भी आसान होता है बाहर करने के लिए। तो ये जो मतलब ये जब पोयम है या फिर सुभाषित माला है वो हमको बाहर भी करनी है। पहला है यथा चतुर्थुभि कनकम परीक्षेते निर्घर्षणेन छेदेन तापेन ताड़ेन। उसका मैंने मतलब नीचे संधि भेद भी दिया है कि यथा मतलब जिस तरह, कनक अन्वय पूरक देखिए इधर का, यथा मतलब जिस तरह, कनकम मतलब सोना गोल्ड, निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ेन इति चतुर्भ परीक्षेते। परीक्षित मतलब एग्जामिन करना, फिर उसका टेस्ट लेना। चतुर्भी मतलब 4, मतलब जो सोने की परख है वो कैसे की जाती है, तो 4 तरीके से की जाती है। निर्घर्षण मतलब घिसते उसको पत्थर के ऊपर, एक उनका स्पेशल पत्थर होता है उसके ऊपर घिस कर देखते हैं। फिर छेदेना मतलब उसको कट किया जाता है। फिर ताप मतलब उसको गर्म किया जाता है, वो उनका कुछ डिग्री होता है, तब तक वो गर्म करते हैं उसको किसी भी अलंकार में, मतलब किसी भी दागिने में परिवर्तित करने के लिए। फिर उसको ताड़े लेना मतलब ठोका भी जाता है उसको सही आकार वगैरह देने के लिए। तो जो 4 चीजें होती है उससे सोने की परख की जाती है। यथा चतुर्थुभि कनकम परीक्षेते मतलब जिस 4 तरीके से सोने की परीक्षा की जाती है वो कौन सी है। निर्घर्षण मतलब घिस कर देखा जाता है, छेदेना मतलब कट किया जाता है, ताप मतलब उसको गर्म किया जाता है वो डिग्री होती है तब तक। फिर ताड़ना मतलब उसको ठोका भी जाता है अलंकार में परिवर्तित करने के लिए। तो ये 4 चीजें हैं, जो 4 चीज है उससे सोने की परीक्षा की जाती है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है। उसी तरह तथा मतलब उस तरीके से ही चतुर्थुभि पुरुष परीक्षेते मतलब जो पुरुष है उसकी भी 4 तरीके से एग्जाम किया, मतलब उसको परखा जा सकता है। वो है श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। श्रुतेन मतलब शिक्षण उसका, फिर शीलेन मतलब उसका चरित्र कैसा है, गुणेन मतलब उसके सद्गुण कैसे है, गुण कैसे, और कर्मणा मतलब उसके कार्य, वो उन्होंने कैसे कार्य किए आज तक, मतलब जो पिछले उन्होंने जो कार्य किए होंगे वो, उनके गुण, उनका चरित्र और उनका शिक्षण, इन 4 चीजों के ऊपर एक पुरुष का हम एग्जामिन कर सकते हैं, उसको परखा जा सकते हैं। जैसे कि सोने का हम परखते हैं सोने को, तो 4 चीजें देखते हैं की जाती है उसके साथ। उसको घिसकर देखते हैं, उसको कट करते हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठोका भी जाता है किसी भी अलंकार में परिवर्तित करने के लिए। इस 4 तरीके से सोने की परख की जाती है। वैसे ही इंसान की भी की जाती है 4 तरीके से, वो है श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। शिक्षण, इंसान का चारित्र्य, उसके सद्गुण और उसके कर्म, ये 4 चीजें देखी जाती है हर एक इंसान में। फिर है आगे यत्र विद्वजनो नास्ति शलाघ्य तत्र अल्पधि अपि। यत्र मतलब जिधर विद्वजनो नास्ति मतलब जिस जगह विद्वान या फिर बहुत जो स्कॉलर थे वो नहीं होते, नास्ति न अस्ति मतलब जो नहीं होते हैं, तत्र मतलब उधर, शलाघ्य मतलब स्तुति करना या फिर किसी की प्रशंसा करना योग्य जो होता है उसको बोलते हैं शलाघ्य, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। शलाघ्य तत्र अल्पधि मतलब जो उन्होंने पूरा लिखा है एक साथ, उसका उन्होंने नीचे संधि भेद दिया है, उसके ऊपर ध्यान दो। शलाघ्य तत्र अल्पधि, शलाघ्य मतलब वो प्रशंसा करने के योग्य होता है। कौन होता है तो अल्पधि मतलब जिसकी कम बुद्धि होती है, वो भी उस जगह उसकी स्तुति करने के योग्य ठहर जाता है। मतलब क्या, जिस जगह बहुत विद्वान लोग नहीं होते, मतलब एग्जाम ही लेता, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एक क्लास है, उस क्लास में टॉपर्स नहीं है, मतलब 90 प्लस कोई भी नहीं है, जो भी है वो 70 वाले हो, तो जो 70 वाले भी है ना उस क्लास में वो टॉपर्स कहलाते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है। वैसे मतलब जिधर विद्वान लोग नहीं होते उधर जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो भी तारीफ करने की योग्य ठहर जाते हैं। फिर आगे है निरस्त पादपे देशे एरंडापि ध्रुमायते, मतलब निरस्त पादपे
नीरस्त पादपे, पादप मतलब वृक्ष, मतलब जिस देश में या फिर जिस जगह वृक्ष नहीं है, नीरस्त पादपे वृक्ष, सॉरी पादप मतलब वृक्ष, देश है मतलब जिस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे एक भी वृक्ष नहीं है, उस जगह पे एरेंडा मतलब जो एरेंडा का पेड़ होता है वो पेड़ भी बहुत उपयोगी, मतलब उसको भी बहुत माना जाता है। जैसे कि अगर हम कैक्टस को देखेंगे तो रेगिस्तान में होते हैं, मतलब नॉर्मल पेड़ पत्ते मतलब पेड़ नहीं होते, पर रेगिस्तान में उस कैक्टस को भी बहुत महत्व दिया जाता है। उसके अंदर भी एक अनोखा वो मतलब पानी इकट्ठा करके रखता है, तो वो भी उनके लिए यूजफुल होता है। वैसे ही जिस देश में या फिर जिस जगह कोई भी वृक्ष नहीं होती, उधर एरेंडा का जो पेड़ होता है उसको भी बहुत महत्व दिया जाता है। जो एरेंडा का पेड़ है उसके फायदे भी है, मतलब उसका तेल भी निकाला जाता है, उसके जो पत्ते होते हैं और जो फल होते हैं उसमें बहुत औषधीय गुण होते हैं, मतलब मेडिसिन की तरह पूर्वज उसको यूज भी करते होंगे, और उसको उतने नुकसान भी है। तो क्या बोलते हैं कि जिस जगह एक विद्वान नहीं होता, स्टार्ट फर्स्ट वाली लाइन, यत्र विद्वजन नास्ति, मतलब ऐसी जगह फिर जिधर विद्वान नहीं है उस जगह जो कम बुद्धि वाला होता है, अल्पहदि मतलब कम बुद्धि वाला, शलाघ्य मतलब वो भी कम बुद्धि वाला, तारीफ करने की योग्य होता है। और वैसे ही मतलब उधर या फिर जिस जगह निरस्त पादपे मतलब जिस जगह वृक्ष नहीं होते, पेड़ ही नहीं है, ऐसी जगह एरेंडा का पेड़ भी तारीफ करने योग्य है, फिर उसका भी महत्व एक अलग ही बन जाता है। फिर थर्ड वाला है यदा किंचित द्वीप एवं मधानंद संभव। यदा मतलब जब, किंचित नीचे जो संधि विग्रह दिया है, संधि विग्रह हर एक जो लाइन से सुभाषित माला का उसका संधि विग्रह देखते हैं, तो उधर देखो जरा कि किंचित मतलब थोड़े से जानना रहा, मतलब मी, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है या फिर थोड़ा थोड़ा मैं जान सकता हूँ ज्ञान। द्वीपम एवं मधानंद संभव, द्वीपम मतलब जिसको सोंड और तोंड होता है, मतलब हाथी की सोंड होती है और वो दोनों अवयवों से पानी पीता है, मुंह से भी डायरेक्टली पी सकता है और फिर वो सोंड से भी पीता है, वो हाथी। एवं मधानंद संभव, मदानंद मतलब गर्व या फिर अहंकार से अविचारी बन जाता है, संभव मतलब बन गया, मतलब क्या, जब वो बोलते हैं कि यदा मतलब जब उनको लगा कि मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, फिर मेरे पास जो ज्ञान है उनको लगा कि वो बहुत है मेरे पास, तो वो जैसे कि हाथी को जब मदस्राव होता है, मतलब जब वो मदर का स्राव करता है तब वो अविचारी बन जाता है, मतलब उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। वैसे ही वो बोलते कि मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी उसी हाथी की तरह गर्व से अहंकारी बन जाते हैं। एवं मधानंद मतलब वो गर्व के कारण अहंकारी बन जाते हैं, संभव मतलब बन गया। तथा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवल्पितम्, मतलब मुझे ही जितना पता है, मुझे सर्व ज्ञान प्राप्त है, सर्वज्ञ, तदा मतलब तब, तब मतलब तदा मतलब तब, तब मुझे ही सर्व ज्ञान प्राप्त है, सर्वज्ञ मतलब सर्व ज्ञान मुझे ही प्राप्त है, ऐसे सोचकर वो इंसान अल्पवित मतलब गर्विष्ठ बन जाता है, उसको भाव मतलब वो ज्यादा भाव खाने लगता है, गर्व करता है खुद के ऊपर। मम मन मतलब मेरा मन, फिर अपने ऊपर गर्व करने लगता है, अहंकारी बन जाता है और अपने ऊपर ज्यादा हम एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। यदा, यदा मतलब जब, किंचित किंचित मतलब थोड़ा थोड़ा, किंचित किंचित मतलब थोड़ा थोड़ा, बुद्ध न सकाशत, बुद्ध जन मतलब जो अच्छे लोग होते हैं फिर जो शानी लोग होते हैं उनका सहवास मतलब उनके साथ जब हम रहने लगते हैं, अवगत मतलब समझना, वो बोलते कि जब मैं किसी मतलब मैं जब थोड़ा थोड़ा शानी लोगों के सहवास मतलब उनके साथ जब रहने लगा तब मुझे समझा, अवगत मतलब समझना। मूर्खम अहम असति मतलब मैं कितना मूर्ख था, तदा मूर्खम अस्मति इति मतलब मैं कितना मूर्ख था कि मैं खुद को सर्वज्ञानी समझ रहा था। जवर इव मधो में व्यपगत मतलब जिस तरह ताप मतलब जब बुखार आता है तो सब नष्ट हो जाता है, उसी तरह मेरा भी जो अहंकार था वो चला गया, उड़ गया। जवर मतलब बुखार, इव मतलब आना, मधो में व्यपगत तो बोलते कि जैसे हमको बुखार आता है और वो चला जाता है फट
फट से जब हम गोली लेते हैं, तो वैसे ही उनको जब पता चला कि मैं कितना मूर्ख हूँ, तो उनका जो अहंकार था या फिर उनके ऊपर जो खुद के ऊपर जो गर्व था वो एक झटके में चला गया। अब स्टार्टिंग से एक बार यदा किंचित यह अहम, मतलब जब उनको लगा कि उनको बहुत कुछ या फिर थोड़ा सा वो जानने लगे थे, थोड़ा थोड़ा सा जब उनको जानना मतलब समझ में आ रहा था, तो उनको लगा कि उनको ही सब कुछ पता है। और वो कैसे बन गए थे, एक जो हत्ती होता है वो मदस्राव, द्वीप मतलब हत्ती, जो सोंड या फिर मुंह दोनों से पानी पीता है उसको द्वीप बोलते हैं। तो वो बोलते कि मदस्राव की वजह से जैसे हाथी कंट्रोल के बाहर चला जाता है, वैसे ही मैं उस ज्ञान की वजह से गर्व से अहंकारी बन गया था। फिर उन्होंने बोला कि तदा सर्वज्ञम अस्मत्य अभवत अवलिपत, मतलब मुझे सर्वज्ञान प्राप्त है। तदा मतलब उस वक्त उनको लगा था कि मुझे ही सर्वज्ञान प्राप्त है, ऐसे सोचकर उनका जो मन था वो गर्विष्ठ बन गया था, अहंकारी बन गया था। यदा मतलब जब वो थोड़े थोड़े शानी लोगों के साथ रहने लगे, मतलब उनके साथ सहवास में रहने लगे, तो उनको पता चला, अवगत मतलब उनको समझ में आ गया कि वो कितने मूर्ख है। तदा मूर्खम अस्मति थी, मतलब तब उनको समझ में आया कि वो कितने मूर्ख है। तब वो बोलते हैं कि जब ताप आता है, मतलब जब बुखार आता है और हम गोली लेते हैं तो कैसे एक झटके में बुखार चला जाता है, वैसे ही जब वो शाने लोगों के सहवास में रहने लगे तब उनको समझ में आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, और उनका जो अहंकार था, जो उनका गर्व था, वो एक झटके में चला गया। फिर आगे है तावत भयादि भेत्वम यावत भय न आगतम। तावत मतलब जब तब तक, और यावत मतलब जब तक। भेत्वयम मतलब भयावह, भय न आगत, भयम अनागतम। भयम मतलब संकट, अनागतम मतलब आना। वो क्या बोलते हैं, यावत मतलब जब तक, भयम अनागतम मतलब जब तक संकट है वो आ नहीं रहा है या फिर आपके पास कोई भी परेशानी नहीं आ रही, तब तक भयादि भेत्वम मतलब हमको उससे थोड़ा डरना चाहिए। संकट से उस संकट से हमको डरना है। कब तक, जब तक आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आ रहा है। आगतुम तो भयम वीक्ष, मतलब अब तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारी तरफ कोई संकट या फिर कोई परेशानी आ रही है। वीक्ष मतलब देखना, पता चल रहा है देखकर। तो नरः कुर्यात हेतु चित्तम, तो बोलते कि नर मतलब मनुष्य, कुर्यात मतलब करना, कि तुम यथा चित्तम योग्य ऐसा ही कुछ काम करो कि जो तुम्हारा संकट है वो दूर चला जाए, भाग जाए। मतलब क्या, तावत भयादि भेत्वम यावत भयन आगतम। पहले जो पीछे की लाइन है ना, यावत भयम अनागतम, वो देखते कि यावत मतलब जब तक, संकट अनागतम मतलब नहीं आ रहा है, मतलब जब तक आपके और या फिर आपकी तरफ संकट नहीं आ रहा है, तावेत मतलब तब तक, भयादहि मतलब उस संकट से फिर उस भय से हमको घबराना चाहिए। भेत्व मतलब घबराना चाहिए। आगतुम तो भयम वीक्ष नरहम, मतलब जब तुमको दिखाई दे रही है तुम्हारे और संकट या फिर परेशानी आ रही है, आगतुम मतलब आना, वीक्ष मतलब देखना। तो वो बोलते कि मनुष्य के नरह कुर्यात हेतु चित्तम, तुमको वही करना चाहिए जो योग्य होगा उस टाइम पे, उस संकट को दूर करने के लिए। फिर आगे है उत्तम नाति वक्ता सयाद धमो भाषते। उसका उन्होंने संधि विग्रह दिया है कि उत्तम नाति वक्ता मतलब जो उत्तम लोग होते हैं, श्रेष्ठ जो होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं। न अति वक्ता, वक्ता मतलब ज्यादा वो बोलते नहीं है। स्याद अधर्म भो, अधर्म मतलब जो कम होते हैं दिमाग से या फिर जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, कमी जाननारा मतलब जिनको थोड़ा बहुत ही पता होता है, वैसे लोग वो क्या होते हैं, बहु भाषते मतलब वो बहुत बकबक करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो बोलते जो उत्तम होते हैं या फिर जो श्रेष्ठ होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है। मतलब उत्तम नाति वक्ता, जो श्रेष्ठ होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, किंतु जो अधम होते हैं, अधम मतलब जो कम जाननारे होते हैं, जिनको थोड़ा सा ही ज्ञान होता है, वो बहुत बोलते होते हैं, बहुत मतलब बहुत बोलेंगे। फिर उन्होंने आगे लिखा है सुवर्दिन न ध्वनि ताद्रुक यादृक कास्य प्रजायते। ताद्रुक मतलब क्या, सुवर्ण ध्वनि और ताद्रुक यादृक कास्य। कास्य मतलब
एक पित्तल या फिर तांबा होता है, उस धातु से बना हुआ कोई भी मतलब वो अलंकार, और सोना सुवर्ण मतलब अपना सोना, तो क्या बोलते हैं जो मतलब उसको ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, कांस्य को। तो वो बोलते हैं कि जितना, तादुक मतलब जितना, हाँ जितना, सॉरी याद्रुक मतलब जितना, याद्रुक कांस्य प्रजायते मतलब जो जितना उस तांबे का या फिर जो ब्रॉन्ज का प्रजायते मतलब जो ध्वनि निर्माण होता है, ध्वनि मतलब आवाज, अगर हम तांबे या फिर जो ब्रॉन्ज का कोई भी अपने घर में बर्तन होगा या फिर अलंकार हो, उसको अगर हम फेंकेंगे तो वो ध्वनि बहुत निर्माण करता है, उसकी आवाज बहुत आएगी। किंतु सुवर्ण न ध्वनि, लेकिन जो सोने की आवाज होती है वो बहुत कम होती है। तो वैसे उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि जो उत्तम पुरुष होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। उत्तम पुरुष को उपमा दी सुवर्ण की, सोने की, और अधम पुरुष को मतलब जिनको बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है उनको उपमा दी है कांस्य की। मतलब दोनों का कंपैरिजन किए कि जैसे उत्तम पुरुष बहुत कम बोलता है, अति न वक्ता मतलब उत्तम पुरुष ज्यादा बोलता नहीं है, उसी तरह से जो अधम होते हैं, कमी जाननारा, वो क्या होते हैं, बहुत बोलनारे होते हैं, मतलब बहुत वो बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि उसी तरह से जो पित्तल या फिर तांबे का कोई भी धातु या फिर जो बर्तन मतलब जो भी होगा मटेरियल, उसको अगर हम फेंकेंगे तो बहुत ध्वनि प्रजायते मतलब वो बहुत ध्वनि निर्माण करता है, और अगर हम गोल्ड को फेंकेंगे तो वो उतना ध्वनि निर्माण नहीं करता। वो दोनों का एग्जाम्पल था। फिर आगे है यादृश्य विपते बीजम क्षेत्रम आसाद्यम कर्षक मतलब शेतकरी, सुकृते दुष्कृते वापि तादृशम लभते फलम मतलब यादृश्य मतलब जिस तरह से, विपत्ति मतलब बोना, बीजम मतलब बीज, क्षेत्रम आसाद्य कर्षक मतलब शेतकरी अपने खेती में या फिर अपनी जगह में जिस तरह से भी बोता है या फिर जिस तरह से भी बोता है उसी तरह से वापि मतलब उस अथवा, तो बोलते कि सुकृते दुष्कृते वापि तादृशम लभते फलम मतलब जैसे हम बीज पेरेंगे वैसे ही हमको क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो सुकृते मतलब अच्छा फल, दुष्कृते मतलब बुरा फल, लभते मतलब अगर तुम कुछ अच्छा कार्य करोगे तो तुमको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो तुमको बुरा फल मिलेगा। तूने बोला कि जिस तरह एक कर्षक मतलब किसान अपने खेत में या फिर अपनी जगह में बीज बोता है उसी तरह उसको फल प्राप्त होता है। वैसे अगर हम अपने कार्य रखेंगे, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो अपने को अच्छा फल मिलेगा। सुकृते मतलब अच्छा फल, दुष्कृते मतलब बुरा फल, अथवा मतलब दोनों में से एक ही मिलता है। लभते मतलब प्राप्त होना, फलम मतलब इन रिटर्न जो मिलेगा वो। तो क्या बोलते हैं कि जैसे किसान जो होता है वो अपने खेती में जिस तरह से बीज बोएगा उसी तरह से इन रिटर्न उसको फल प्राप्त होगा। एक तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, दोनों में से। तो लास्ट जो लाइन थी उसका एग्जैक्ट मीनिंग था कि जिस तरह किसान भी बोएगा मतलब उसने अगर चावल बोए तो इन रिटर्न चावल की फसल होगी, गेहूं बोया तो गेहूं की होगी। वैसे मनुष्य का भी होता है, अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा सुकृत्य मतलब करना, या फिर दुष्कृत्य मतलब अगर बुरे कर्म करेगा, अच्छा काम किया तो इन रिटर्न अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया तो इन रिटर्न बुरा फल मिलेगा। तो उन्होंने किसान और वो मनुष्य को कंपेयर किया था कि हर एक के कर्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, तो अच्छा काम किया तो अच्छा फल, बुरा काम किया तो बुरा फल। तो फर्स्ट क्वेश्चन की पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा, तो उन्होंने उसमें प्रश्न पूछा था कि कनक परीक्षा कथम भवति मतलब जो गोल्ड है उसकी परीक्षा उसको कैसे पारखा जाता है। तो उसकी 4 परीक्षा थी। कनकस्य परीक्षा मतलब उसकी किस तरह से परीक्षा ली जाती है, तो निर्घर्षण छेदेन ताड़ेन मतलब उसको घिसा जाता है, स्पेशल उनका पत्थर होता है उसके ऊपर वो घिस कर देखते हैं, उसका कलर तो जा नहीं रहा है, फिर उसको कट करके देखते हैं, फिर उसको तपाया जाता है, उनका जो डिग्री होती है तब तक वो पिघलता नहीं, तब तक उसको देख उसकी वो मशीन भी होती है वो डायरेक्टली भी जल जाता है। फिर मतलब उसमें उसके अंदर मिश्र धातु होगा कोई भी तो वो पिघल जाता है तुरंत, और जो गोल्ड का जो हिस्सा होता है ना वही बच जाता है। फिर ताड़ेने मतलब फिर उसको ठोका जाता है अलंकार में परिवर्तित करने के लिए। तो ऐसे सब 4 चीजों से सोने की परख की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि पुरुष परीक्षा कथम भवति,
फिर एक मनुष्य की किस तरह से पारख की जाती है या फिर उसको हम किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, तो उसको भी 4 पाठ थे। शालेन गुणेन कार्येण च कर्तव्य, मतलब क्या कि उसकी विद्या कैसी है, उसका शिक्षण, शालेन मतलब उसका चारित्र्य, उसके गुण, उसके कार्य और उसके कर्तव्य, ये जो 4 चीजें हैं उसके ऊपर से पुरुष की मतलब उस पुरुष को परखा जा सकता है कि वो कैसे है। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ रेखा चित्र पूरा डायग्राम कंप्लीट करनी थी कि कणों का परीक्षा, सोने की परीक्षा कैसे की जाती है, तो निर्घष्टन मतलब उसको घिसा जाता है पत्थर पर, ताड़न मतलब उसको कट किया जाता है, तापन मतलब उनकी एक मशीन होती है उसको उससे उसको हीट दी जाती है, तो क्या होता है उसके अंदर की जो मिश्र या फिर उसके अंदर जो मिक्स धातु होते हैं, अगर सोने में थोड़ा ब्रॉन्ज मिलाते हैं या फिर थोड़ा पित्तल मिलाते हैं तो वो सब निकल जाते हैं, और छेदन मतलब उसको कट किया जाता है, ताड़न मतलब ठोका जाता है। फिर नेक्स्ट है कि पुरुष परीक्षा, पुरुष की परीक्षा कैसे की जाती है, तो श्रुतेन उसका शिक्षण, कर्मना मतलब उसके कार्य, गुणेन मतलब उसके गुण कैसे हैं, और शीलेन मतलब उसका चरित्र कैसा है, ये 4 चीजें होते हैं वो पुरुष के लिए यूज की जाती है, मतलब मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए 4 चीज देखते हैं उसकी परख करते समय, और सोने की परख करते समय ये 4 चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक नंबर 2 कि अल्पाधि कुत्र श्लाघ्य भवति। अल्पाधि मतलब कम, जिनको ज्ञात होता है और जिनकी बुद्धि कम होती है, वैसे लोग कुत्र मतलब किधर, श्लाघ्य मतलब स्तुति करने से हो गया, फिर उनकी प्रशंसा करने के योग्य होते हैं, भवति मतलब जो कम ज्ञात होते हैं, जिन लोगों को बहुत कम ज्ञात होता है, ऐसे लोग कौन सी जगह प्रशंसा करने के योग्य होते हैं। मैंने ऐसे पूछा है तो यत्र मतलब जिधर विद्वचन न अस्ति, मतलब जिधर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या फिर विद्वान नहीं होता है, उधर अल्पधि मतलब वैसी जगह जो कम जानने होते हैं, थोड़ा बुद्धि इनकी कम होती, वो श्लाघ्य मतलब जो वो लोग होते हैं वो प्रशंसा करने योग्य, श्लाघ्य मतलब जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं या फिर स्तुति कर सकते हैं, वैसे लोग उस जगह प्रशंसा करने के योग्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एरंडः कुत्र द्रुमायते, मतलब जो एरंड का जो पेड़ है वो किधर महत्वपूर्ण ठहर जाता है या फिर कहलाता है, निरस्त पादप देश है, निरस्त पादप मतलब वृक्ष, मतलब जिस देश में या फिर जिस जगह वृक्ष ही नहीं होता ऐसी जगह एरंड द्रुमायते, मतलब ऐसी जगह एरंड का एक विशेष महत्व होता है, जैसे कि कैक्टस रेगिस्तान में उसका एक अलग महत्व होता है, वैसे ही जिस देश में वृक्ष ही नहीं होता, निरस्त पादप है वृक्ष, तो उस जगह पे एरंड का एक अलग ही महत्व होता है। फिर नेक्स्ट है श्लोक नंबर 3, मनुष्य द्वीप इव मदानंद कदा भवति, मतलब जो मनुष्य है वो हाथी की तरह मदानंद, मतलब जब हाथी मदस्राव में जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य उस तरह कैसे कब बिहेव करता है, तो बोलते कि यदा मनुष्य, यदा मतलब जब मनुष्य किंचित यह अस्ति तथा, मतलब जब मनुष्य को थोड़ा बहुत ज्ञात होता है या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान उसको प्राप्त होता है, तब मदानंद भवति मतलब तब वो मनुष्य अहंकार या फिर गर्व से भर जाता है या फिर अहंकारी बन जाता है। कब, जब मनुष्य को थोड़ा बहुत जो ज्ञान होता है, किंचित ज्ञान, तो थोड़ा बहुत जब ज्ञान उसको प्राप्त होता है तब वो मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, मदानंद मतलब गर्व से या फिर अहंकारी बन जाता है। फिर नेक्स्ट है मूर्खम अस्मि, मतलब मैं मूर्ख हूँ, इति मनुष्य ना कुतः अवगत, अवगत मतलब समझ जाना, मतलब मैं मूर्ख हूँ ये मनुष्य को कब समझ में आता है। फिर उसका आंसर है मूर्खम अस्मि इति, मतलब मैं मूर्ख हूँ ऐसे मनुष्य को कब समझ में आता है, बुद्धजन सकाश, बुद्धजन मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके सकाश, मतलब उनके जब सहवास में या फिर उनके साथ में हम रहते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम कितने मूर्ख थे, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम अहंकारी बन गए। किंतु जब हम बुद्धजन मतलब जो विद्वान होते हैं उनके साथ सकाश मतलब उनके साथ जब हम रहते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम कितने मूर्ख थे। तो नेक्स्ट है कि कह बहुभाषते, कह मतलब कौन, बहुभाषते मतलब कौन ज्यादा बोलता है, अधम बहुभाषित
मतलब जो बहुत कम जानते हैं, जिनका ज्ञान बहुत कम होता है, वो लोग क्या ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बकबक करने वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट है कर्षकः कीदृशं फलं लभते। कर्षक मतलब किसान, कीदृश मतलब कैसा, फलम मतलब फल, लभते मतलब प्राप्त होता है, किसान को किस तरह से कैसा फल प्राप्त होता है। तो कर्षक यादृशं बीजं विपथे तादृशं फलं लभते, मतलब वो जैसे बीज बोएगा उसी तरह वैसे उसको फल प्राप्त होगा, मतलब किसान जिस तरह से बीज बोएगा वैसे उसको फल प्राप्त होगा। फिर है आगतम भयम विक्षः नरः किं कुर्यात्, मतलब आगतम भयम, आगतम मतलब आना, भयम मतलब संकट, विक्ष मतलब देखना, नर मतलब मनुष्य, किम मतलब क्या, और कुर्यात् मतलब करना चाहिए, मतलब क्या। अगर तुमको पता है कि भाई मतलब संकट आ रहा है, देखकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, और तुमको देख रहा है कि तुम्हारे कोई संकट है, कोई परेशानी आ रही है, वो देखकर तुमको क्या करना चाहिए। तो आगतम भयम विक्ष मतलब संकट आते हुए देखकर नर मनुष्य तस्य यथोचित्तं प्रतिकारं कुर्यात्, मतलब उस संकट को यथोचित्तं एक योग्य प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए। कुर्यात् मतलब करना, प्रतिकार करना मतलब उससे फाइट करना चाहिए, फिर उससे एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए उसको प्रतिकार करने के लिए। फिर है अमर कोशात शब्द प्रयुज्य वाक्य पुनः लिखत, मतलब जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है, जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है उसकी जगह अमर कोश मतलब सेम मीनिंग का वर्ड लिखकर हमको वो सेंटेंस फिर से लिखना होता है। इधर लिखा था कनकम मतलब क्या, सोना, तो सोने को स्वर्णम भी बोलते हैं, तो वो लिख दिया मैंने उसकी जगह। फिर है कर्षक मतलब किसान, उसको कृषक भी बोलते हैं, तो उसकी जगह वो लिख दिया। इसको और एक मतलब बहुत सारे वर्ड है, तो जो आपको इजीली ध्यान में रहते हैं वो सब वर्ड्स आप देख ले। फिर है कि जो इस बुक में संधि विग्रह दिया है, हमने संधि का पूरा ग्रामर का एक बार टॉपिक देख लिया था, तो ये जो संधि है इस पोयम में, वो संधि आप एक बार खुद अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो कि उस संधि को सॉल्व कैसे किया जाता है अलग अलग रूल से। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझसे डाउट पूछ लेना, मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगी, पर एक बार आप अपने और से कोशिश करिए संधि सॉल्व करने की। मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, तो वो चीज इजीली हमको समझ में आती है। इसलिए एक बार तुम अपने आप कोशिश करके देख लेना। अगर संधि नहीं आया, कोई डाउट है किसी वर्ड में कि इसकी संधि ऐसी क्यों हुई, तो तुम मुझे डाउट पूछ लेना, हम वो क्लियर कर देंगे फिर।